आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके पहले तक जो कोई हम लोगों ने 2 क्लास में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया वो भी हमारा न्यूमेरिकल्स ही था, लेकिन वो आपके एक्सरसाइज के अंदर का था, एक्सरसाइज से पहले का था आप कह सकते हैं, जो आपके बुक में बीच बीच में एग्जाम्पल के तौर पे या फिर क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ रहता है, वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज से हमारा सिलसिला चालू होगा इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपका थ्योरी वाला है और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपका न्यूमेरिकल्स वाला है। तो हम लोगों का मेन मोटिव क्या होगा? न्यूमेरिकल्स वाला। और जो थ्योरी वाला है उसको आप पहले एक बार जो हमने आपको पूरे क्लास में बताया है उसको आप एज्यूम कीजिएगा, एक बार समझिएगा वो क्या था, दोबारा अपने माइंड में लाइएगा, रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ के बनाइएगा तो आपका 90% बन जाएगा। उसके बाद जो डाउट रहेगा क्लास में आके आप लोग पूछेगा और ऑनलाइन में बच्चे आप लोग बार कमेंट कर लीजिएगा। तो बेसिकली थ्योरी वाले में कोई दिक्कत आपको उतना खास नहीं होने वाला है। जो खास दिक्कत आपको होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स में। तो हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखा जाए तो इसमें आपका जो सबसे पहला न्यूमेरिकल शुरू होता है वो शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। जहां जहां न्यूमेरिकल्स होगा वो हम बताते चलेंगे और क्वेश्चन जो होगा ये आप अपने कॉपी में अपने बुक से लिखते चलिएगा, ठीक है ना। और नया वाला बुक है चूंकि, तो नया वाले बुक के अकॉर्डिंग हम पेज नंबर बता देते हैं। 97 है आपका पेज नंबर साइंस में, पेज नंबर 97 है, चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपका मालूम ही है। ये नए वाले बुक में पेज नंबर है 97, पुराने वाले में कुछ और हो सकता है क्योंकि मेरे पास अभी पुराना वाला बुक यहाँ पे है नहीं तो हम बता नहीं सकते हैं। तो नए वाले बुक में एनसीईआरटी का पेज नंबर 97 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। और न्यूमेरिकल्स है चूंकि तो आप लोग एक बार क्वेश्चन अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसा कई बार आपके साथ क्या होगा, और यदि आप केवल सॉल्यूशन लिखेंगे एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 हम लोग इसका बनाते हैं। इसमें कहा गया है अ ट्रक, और सब कोई अपने सामने बुक खोल के रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहीं से हमको मालूम चल गया, मतलब कि न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो कुछ तरीके इसमें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक ही बार पूरे न्यूमेरिकल्स को मत पढ़िए। यदि वो 2-3 लाइन में दिया हुआ है तो कम से कम उसको 3-4 अलग अलग हिस्से में ब्रेक कर करके आप समझिए उसको। जैसे हमने केवल अभी तक केवल यही पढ़ा और ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हमको समझ में आ गया कि अच्छा वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया, एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5, तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। u का वैल्यू इसमें हो गया हमारा 0, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी दिया नहीं गया है, वो हम लोग आगे बात कर लेंगे। मतलब कि एक ट्रक है वो अपने हिल से नीचे की ओर उतर रहा है। हिल से मतलब हो सकता है थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होगा, रोड बना हुआ होगा उसके ऊपर, ऐसे वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 क्यों हुआ? क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल करता है 400 मीटर, वो भी कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। अच्छा डिस्टेंस को याद कीजिए तो हम लोग कैसे लिखते थे? स्मॉल एस, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस से आप लिखेंगे, डिस्टेंस है आपका यहाँ पे 400 मीटर, और ये स्मॉल एस है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्मॉल एस आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला है मालूम है? मोशन चैप्टर से, है ना। उसमें हम लोग डिस्टेंस को स्मॉल एस से लिखते थे, और टाइम भी इसमें आपका दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया इसमें, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, और भी आगे फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले आप इसमें एक्सेलरेशन निकालिए। अच्छा इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। और जो ट्रक है उसका मास दिया गया है, मास भी लिख लीजिए आप, हाँ 7 टन। और हिंट में बगल में दिया हुआ है कि 1 टन में होता है 1000 kg, तो 7 टन में कितने हो गए? 7000 kg। और इसका मतलब हो गया कि उस ट्रक का जो पूरा मास है वो 7000 है। और हो भी सकता है, ट्रक तो बहुत भारी भी होता है ना, तो हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको निकालना है इसमें एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद फोर्स भी पूछा है तो फोर्स हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालिए। अब जरा देखिए यहाँ पे
हमने आपको पहले वाले क्लास में ही कहा था कि ये चैप्टर कंप्लीटली आपका कनेक्टेड है मोशन चैप्टर से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप केवल ये मत सोचिए कि आपको इसमें फॉर्मूला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही लगाना पड़ेगा, नहीं। कई बार क्या होगा, आपको इसमें मोशन चैप्टर का भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। जैसे इस वाले सवाल को देखिए, इस वाले सवाल में आपके पास u है, s है, t है और मास है, ठीक है। और इन चारों के मदद से कहा गया कि आप एक्सेलरेशन को निकालो। यदि आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के किसी भी फॉर्मूला को आप लगाइएगा तो एक्सेलरेशन आप नहीं निकाल पाइएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा मोशन चैप्टर का फॉर्मूला लगेगा। और मोशन चैप्टर में बेसिकली खास करके आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार हम आपको याद दिला देते हैं फटाक से। पहला आपने पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा आपने पढ़ा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आपने ये चीज पढ़ा था। चल, तो अब जरा आप सोच के बताइएगा हमको यहाँ पे कि 1 2 3 4 चीज है आपके पास और आपको निकालना है एक्सेलरेशन। मतलब कि फिलहाल अभी आपको एक्सेलरेशन पता करना है और आपके पास 4 चीज दिया हुआ है। तो इन तीनों फॉर्मूला में से बताइए आप एक्सेलरेशन को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएंगे, जबकि एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आपको सही फॉर्मूला का चुनाव करना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा लगाना चाहिए? सेकेंड वाला लगाना चाहिए, बिल्कुल सही। सेकेंड वाला क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि देखिए एस है, एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यू है, यू का भी वैल्यू दिया हुआ है। टी है, टी का वैल्यू भी दिया हुआ है। हाफ तो फॉर्मूला में ही है। ए आपको निकालना है और टाइम है, और टाइम भी हमको दिया हुआ है। तो हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ जाएगा। फिर सवाल है कि सर पहला वाला और तीसरा वाला क्यों नहीं? क्योंकि पहले वाले में आपको चाहिए भी नहीं है आपके पास, और आपको यू भी चाहिए, यू भी नहीं है आपके पास। सॉरी, ये ए, तो ए भी नहीं है आपके पास। जब दो चीज आपको नहीं मालूम है तो ये वाला आप फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? और हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले में टोटल कितने चीज हैं? 1 2 3 4 चीज है। तो फॉर्मूला में जितना चीज रहे उससे एक कम यदि आपको वैल्यू दिया हुआ रहे तो आप चौथा चीज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास 4 चीज है, 4 चीज में से कोई भी 3 चीज यदि दे दिया तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें तो हमारे पास मात्र 2 ही चीज दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, एक कम पड़ गया। एक यदि और दिया हुआ रहता ना तो हम चौथा चीज निकाल सकते थे। तो ये वाला भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भी हमको चाहिए भी और ए, जो कि मेरे पास नहीं है। इट मीन्स फॉर्मूला नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अच्छा, फॉर्मूला नंबर सेकंड में कितना चीज है? 1 2 3 4 चीज है, और 4 चीज में से 3 चीज हमारे पास पहले से, तो चौथा निकल जाएगा। चलिए इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेलरेशन को पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा वी नो दैट, आप जानते हैं कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप जानते हैं इस चीज को। आगे बढ़िए, अब बस वैल्यू पुट कीजिए। s का वैल्यू 400 है, u का वैल्यू 0 है, इनटू टाइम है आपके पास 20 सेकेंड प्लस हाफ है, इनटू a, वही तो आपको निकालना है। टाइम का स्क्वायर मतलब कि 20 इंटू 20 हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 400 इसको तो आप कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस ये 2 से आप इसको काट दो 10 टाइम्स, और अब आप 20 इंटू 10 200 इंटू ए, तो 200 ए हो जाएगा हमारा। तो 200 ए, इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो 400 में आप ऐसे लिख लो 400 इक्वल्स टू 200 ए, और 400 ये हमारा 2 इधर आएगा, सॉरी 200 इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, इक्वल्स टू ए। मतलब कि इसको आप काटोगे तो आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू ए। एक्सेलरेशन आपका निकल गया। अब पहला काम आपका खत्म, यही चीज आपसे पहला पूछा गया था और पहला चीज आपने निकाल दिया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, चलिए वो पता कीजिए, सवाल को पढ़िए। नेक्स्ट क्या कहा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। बेसिकली आपसे कह रहा है फोर्स निकालो, ठीक है। और फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल है, हैंस F इक्वल्स टू एम ए। तो F इक्वल्स टू मास आपके पास मालूम है अब 7000 kg
इंटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल्स टू 14,000 न्यूटन। बस हो गया। अच्छा, अब इसके सवाल को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आपने वैल्यू तो निकाल लिया, आपका आंसर आ गया, इतना ही है आपका आंसर। आंसर यही चीज है, और आंसर जो आएगा ना उसको आप पेन से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा घेर दिया जाए, ताकि टीचर का ध्यान जो है ज्यादा इस पे जाए और उनको पूरा चीज ना पढ़ना पड़े, वो आंसर मिला लेंगे अपने, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एक ट्रक है जो कि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका पे खड़ा है, स्टॉप है वहां पे। एक ट्रक है पहाड़ी इलाका पे, वो थोड़ा सा वहां पे पहाड़ के ऊपर है और वहां पे वो चढ़ा हुआ है और वहां पे भी फिलहाल वो रुका हुआ है, ठीक है। और उस ट्रक का टोटल मास जो है ना वो 7,000 kg है, ठीक है। और जब वो ट्रक वहां से चलना शुरू करता है तो 20 सेकेंड में वो 400 मीटर नीचे चल जाता है वो। और जब वो ब्रेक मारता है तो वो गाड़ी को रोक भी देता होगा बाद में, नहीं तो चलो ब्रेक का आप छोड़ो, फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितने का लग रहा है, 14,000 का फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही कहना सही रहेगा, मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कहीं नहीं जिक्र हुआ है कि वो ब्रेक मार रहा है, ब्रेक का तो बात ही नहीं हुआ यहाँ। तो आप सिंपली समझो कि उसके ऊपर फोर्स कितने का लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 14,000 न्यूटन का लग रहा है। सिंपल सी बात है, बात खत्म। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका है, ढलान टाइप, ठीक है, पहाड़ी इलाका है ढलान टाइप, और यहाँ पे आपका ये कार है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका कार है, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। और अभी जब ये चलना शुरू किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और टोटल मास इसका कितना है, 7,000 kg है। और वो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 400 मीटर यहाँ तक होगा, और वो 400 मीटर मात्र 20 सेकेंड में ही चल जाता है। तो बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स उस पे, यानी कि जो पहाड़ का नीचे वाला सरफेस है वो टायर पे कितने का फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, तो 14,000 न्यूटन का लगा रहा है। आप इसको इसे भी समझ सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन नंबर 6 पे आइए। तो फॉर्मूला आपको ये वाला भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, हालांकि यदि आप इसमें इसके गहराई में नहीं जाना आपको, केवल फॉर्मूला आप देख लीजिए, उतना से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। 6 में है अ स्टोन ऑफ 1 kg। रुक जाइए, क्यों रुक जाइए? क्योंकि इसमें एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है। बस रुक जाइए, बस खत्म। तो यहाँ पे ना पहले पूरा नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, वैल्यू को निकालते चलिए, यहाँ पे लिखते चलिए। तो मास कितना दिया हुआ है, 1 kg। पत्थर एक छोटा सा 1 kg उसका मास है, ठीक है। इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट बोल दिया आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। बहुत कुछ कह दिया यहाँ तक, समझिए। पहले सबसे पहली बात तो एक पत्थर है, उसका मास है 1 kg, ठीक है। और कभी आप देखें जब जहाँ पे थोड़ा सा बहुत ठंडा वाला जगह होता है ना, वहाँ का लेक भी यानी कि झील भी पूरी तरीके से वो बर्फ बन जाता है। तो क्या किया जाता है, उसी पत्थर को 1 kg पत्थर को उस बर्फ के ऊपर, जो जमा हुआ बर्फ है उसके ऊपर उसको इससे फेंका जाता है। तो जब फेंका जाता है तो उस समय जब फेंका उस समय पे उसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्वियस ही बात है जब हमने फेंका है तो वो जाके बाद में रुकेगा। इसका मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में जाकर वो रुक जाएगा, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और जब हम उसको फेंकते हैं तो वो कितना दूर ट्रेवल करता है, 50 मीटर, 50 मीटर। इसका मतलब स्मॉल एस का वैल्यू यहाँ पे भी आपको 50 मीटर दिया होगा। ये आपके पास इतना सारा वैल्यू दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने यदि 1 kg पत्थर को, 1 kg के पत्थर को हमने बर्फ के ऊपर ऐसे फेंका है तो वो कुछ दूर तक तो जाएगा, लेकिन जाके फिर वो आराम से रुक भी जाएगा। तो वही हमको बताना है कि आखिर पत्थर और बर्फ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितने का लगा, तब जाके वो पत्थर जो है वो रुक गया। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। चलिए फोर्स निकालते हैं, लेकिन फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। मास तो आपके पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, दिक्कत आएगा आपको एक्सेलरेशन में। लेकिन अब हमारे पास 3 फॉर्मूला है, इसको देख के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बताइए, आपके पास ये सब चीज दिया हुआ है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे? थर्ड वाला, बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि थर्ड वाले में हमको भी चाहिए, भी दिया हुआ है, यू चाहिए, यू भी दिया हुआ है, 2 तो फॉर्मूला में ही है,
एक्सेलरेशन चाहिए हमको और एस तो हमारा यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हमारा थर्ड नंबर यहाँ पे लगाना सही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड नहीं रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा आपका दो चीज कम पड़ जाएगा। यदि चार चीज है तो दो चीज कम पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका सटीक बैठ रहा है, तो इसमें हम लोग लगा देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो v स्क्वायर का मतलब कितना, 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर मतलब, हाँ यू स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 2 इंटू ए निकालना है, एस मतलब 50। आगे बढ़िए, 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा माइनस 4 से हो जाएगा। कहाँ पे, नहीं नहीं समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस जो है आपका ये फॉर्मूला में ही है, ये फॉर्मूला में ही है। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा -20 इंटू -20, नहीं आप ये मत समझिए, क्योंकि ये हमारा माइनस फॉर्मूला में ही है। आप इसको यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, केवल आप 20 का स्क्वायर करेंगे और माइनस है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 100a, 50 इंटू 2 100a, आगे -400 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू a। इसको आप काटोगे तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू a। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, इसका रीजन बताइए। रीजन है रिटार्डेशन। क्यों रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि बाद में इसका वेलोसिटी बढ़ने के बजाय घट रहा है, और हमेशा जब भी वेलोसिटी घटता है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में ही आता है, और इसी को हम रिटार्डेशन कहते थे अपने मोशन चैप्टर में, वही चीज था और इसमें कुछ नहीं। तो अब आपका एक्सेलरेशन भी निकल गया है, तो एक्सेलरेशन निकल गया तो अब आपको आपके लिए फोर्स निकालना आसान हो गया। तो हैंस F इज इक्वल्स टू ma, तो मास तो आपका दिया हुआ है 1 kg, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना -4, तो F इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन। फिर सवाल आपके मन में आया होगा कि सर फोर्स का भी वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ रहा है, रीजन बताइए थोड़ा। रीजन ये है कि ये जो आपने निकाला ये बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यदि आपने पत्थर इधर से उधर की ओर फेंका तो फ्रिक्शन फोर्स उधर से इधर की ओर लगेगा, तो नेगेटिव लग रहा है ना, इसीलिए आपका ये नेगेटिव में आया। ओके, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे, हम इसको लिख लीजिएगा, हालांकि ये तो आपने पढ़ रखा है पहले से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए। 7 में कहा गया है, 7 में है 800 kg, सॉरी 800 नहीं, सॉरी 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन। अच्छा, इस सवाल के लिए ना हमको जगह चाहिए थोड़ा सा ज्यादा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बना लेंगे, हो जाएगा। 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। वैगन का मतलब डब्बा, तो आप देखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोगी कहते हैं, बोगी संख्या ये, बोगी संख्या वो, इस तरीके से कहते हैं। तो इंजन तो आपको समझ में आता है, मेन इंजन जो आगे रहता है, और डब्बा तो आपको मालूम ही है, बोगी। तो एक इंजन है और उस इंजन का टोटल मास जो है वो 8000 kg, और होना भी चाहिए, होता भी है, क्योंकि ट्रेन बहुत भारी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उस ट्रेन के इंजन के पीछे 5 बोगी लगे हुए हैं, 5 डब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, डब्बा मतलब छोटा वाला नहीं, वो जो पूरा लंबा लंबा सा रहता है, वो हो गया। ईच ऑफ 2000 kg, और हर एक डब्बा का जो वजन है यानी कि जो मास है वो 2000 kg है। अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, मतलब कि बेसिकली जो पटरी रहता है उस पर रखा हुआ है, वो इंजन के साथ साथ वो पूरा पूरा ट्रेन रखा हुआ है। इफ चलिए एक काम कीजिए, हम ना पहले ना आपको बना के दिखाते हैं, एक इंजन पहले बना लेते हैं। आप सपोज कीजिए, चलिए थोड़ा सा हम इसको कोशिश करते हैं बेहतर बनाने का। आप सपोज कीजिए कि ये हमारा पटरी है, ठीक है, सपोज कीजिए ये पटरी है, और पटरी के आगे में ये हमारा एक
इधर आदमी है, ठीक है, समझना है आपको बस। तो ये हमारा हो गया, ये ट्रेन है, बस एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिए। और यहाँ तक आप समझ लो कि इसका इंजन है, यहाँ तक इसका क्या है, इंजन है, और इसमें 5 डब्बे लगे हुए हैं टोटल। तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये पहला वाला डब्बा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला और 5वां वाला, ये इंजन है। याद रखिएगा इस बात को कि ये वाला हमारा इंजन है, यहां से यहां तक पूरा ये इंजन है, और ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा और ये 5वां डब्बा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? सबसे पहले आप मास पता कीजिए। इंजन का केवल मास है 8000 केजी, ठीक है, और 5 डब्बे हैं, एक एक डब्बा का 2-2000 है, तो 5 डब्बे का कितना हुआ? 10,000। तो यहाँ पे आप 10,000 को ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको इस पूरे ट्रेन का मास पता चल जाए, ठीक है ना। तो 8,000 इंजन का हो गया और 10,000 हमारा पूरे डब्बे का मिला के हो गया। तो कितने होगा टोटल? 18,000 केजी हो गया। 10 और 8 18,000 केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना से हमारा अभी तक फिलहाल ये मालूम चल रहा है। अब आगे सवाल पढ़िए, और क्या कहा गया था? और कहा गया था इसमें उसके बाद, इफ द इंजन exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate। देखिए, ये जो इंजन है, ट्रेन हमारा इधर से इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ट्रेन इन सारे डब्बों को खींचने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब चूंकि ट्रेन हमारा उधर से इधर की ओर आ रहा है और वो 40,000 न्यूटन लगा के फोर्स, यानी कि इंजन बेसिकली इन सारे डब्बों पे 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और उसको खींच रहा है, तो पटरी भी तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो लगा रहा है 5,000 का। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इंजन जो लगा रहा है, इंजन फोर्स इक्वल्स टू 40,000 न्यूटन, यानी कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ट्रैक्स फ्रिक्शनल फोर्स वो 5,000 न्यूटन लग रहा है। मतलब कि ट्रेन हमारा जब इधर से इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये इंजन इन सभी डब्बों पे टोटल मिला के 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और जो हमारा ट्रैक है वो इधर से इधर, यानी कि क्योंकि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स किस में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये इधर की ओर 5,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इतना ही सवाल में आपको दिया हुआ था। अब इसमें 2 बात आपसे पूछा गया है। पहला क्या पूछा गया है, देखिए आप, पहला पूछा है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट का मतलब जब भी हो जाए बेसिकली ये आपसे डिफरेंस पूछ रहा होता है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बोले, नेट फोर्स बोले, नेट मोशन बोले, नेट वेलोसिटी बोले, कुछ भी बोले, नेट का सिंपल सा मतलब समझिएगा, ये आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताइए डिफरेंस कितने का है? तो यहां पे आप लिखेंगे नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल्स टू, हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो बड़ा वाला फोर्स का बात हुआ, तो बड़ा वाला कितना फोर्स है? 40,000 न्यूटन, माइनस आप करोगे 5,000 न्यूटन को, कितना आएगा आपके पास? 35,000 न्यूटन हमारा नेट फोर्स आएगा। मतलब कि ट्रेन इधर से इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये इंजन जो है इन सारे भी डब्बों पे 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींच रहा है, लेकिन ट्रैक पीछे की ओर 5,000 का फोर्स लगा रहा है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 35,000 का हो गया, ठीक है। ये आपका पहला वाला बन गया। दूसरा वाला देखिए ध्यान से, दूसरे वाले में पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन पूछा है। ट्रेन का मतलब
पूरा का बात कर रहा है आपसे, और एक्सेलरेशन पूछा है। क्या है? हाँ, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? F इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला लगाओगे, और आपको अब फोर्स भी मालूम चल गया 35,000। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फोर्स अब इसको निकालने के लिए फोर्स अब वो 40,000 लेते हैं। नहीं, अब आपको 40,000 से मतलब नहीं है, आपको मतलब है अब इससे। ठीक है, 40,000 आप भूल जाओ, और इससे मतलब है आपको। ठीक है, तो आपके पास फोर्स इतना है, मास तो आपका दिया ही हुआ था 18 kg, सॉरी 18,000 kg, और एक्सेलरेशन निकल गया। निकालिए, तो F इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला लगाइए। तो फोर्स आपको मालूम है कितना, 35,000, मास है आपके पास 18,000 इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 18,000 इक्वल्स टू ए, 1 2 3 1 2 3 कट गया। आपके पास बचा 35/18 इक्वल्स टू ए। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। एक बार में लगेगा 18, 15 में 8 गया 7, और फिर 2 में 1 गया 1, पॉइंट देंगे 0। 18 कितने बार में लगाया जाए? 9 बार में, 9 बार में 162, 9 बार में 162, और ये हमारा आ जाएगा 8, कट गया, और ये 18 के टेबल से अब मेरा ये लगता है 4 बार में कितना लग जाएगा? 72। तो 10 में 2 गया 8, यानी कि अब आगे बढ़ता जा रहा है, 1.944444 आगे बढ़ रहा है। तो सिंपली अब यहाँ पे आप 1.94 ना लिख के 5 लग दीजिए। थोड़ा सा अप्रोक्स कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 4 आगे बढ़ रहा है, तो 1.95 कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। हो गया, बात खत्म। इतना ही करना था आपको सवाल नंबर 7 में। अच्छा, सवाल नंबर 7 में ना, जिस बच्चे के पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है, उसमें आप थोड़ा सा यदि गौर करके देखेंगे ना, इसमें 3 सवाल हुआ करता था, 1 2 तो सेम था, तीसरा वाला सवाल जो है नया वाला बुक हटा दिया है उसको, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि नए वाले बुक में हम 2 ही सवाल यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए और बी करके। पुराने वाले बुक में ना 3 सवाल होता था, और तीसरा वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। खैर कोई बात नहीं, हटा दिया, उसको छोड़ दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। 7 के बाद 8 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया था आपसे? केवल इसमें आपसे 2 चीज पूछा गया था, एक ये चीज था आपका, और ये आपका एक एक्सेलरेशन था। हो गया, लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद फिर इसको आप मिटाते हैं, और सवाल नंबर 8 तब तक आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। मिटा दें इसको। सवाल नंबर 8 पे आइए। क्या कहा गया है 8 में, पहले देख लिया जाए। कहा गया है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, बेसिकली गाड़ी है, समझ लीजिए, हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो पहले आप मास लिखिए, मास है 1500 kg। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ना नेगेटिव एक्सेलरेशन पहले ही कह दिया, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो माइनस में ले लेना है पहले से ही, और ये आपके लिए सबसे बड़ा हिंट का काम कर दिया। यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है अब नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, वो अब तो पहले यहाँ पे लिख दिया। 1.7 था, हाँ 1.7 है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि देखो, एक गाड़ी है जिसका मास 1500 kg है, उसका मास उतना है, और उसका फिलहाल अभी जो एक्सेलरेशन है वो इतना है।
1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन निगेटिव में है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस गाड़ी के टायर और रोड दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितने का लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में दिया गया तो फोर्स हमारा नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स का बात कर रहे हैं। हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। देखिए वो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किस में आएगा? आपका नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलिए देख लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से। तो बेसिकली आपसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है और फोर्स निकालने का फॉर्मूला F = ma, दोनों चीजें आपके पास, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हैंड्स F = ma, तो F = मास है इतना हमारे पास, एक्सेलरेशन है -1.7, -1.7 है। आगे बढ़िए। अभी इसको आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, पॉइंट में मल्टीप्लाई कीजिएगा, फंस जाइएगा। -17/10 कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 0 से ये हमारा कट गया। F = कितना आएगा? 17 × 15 कर लेते हैं, 35 के 5 हाथ में 3, 35 के 5 3 8, कितना? 2550 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। यही निकालना था आपको। इसका मतलब भी समझ लीजिए थोड़ा सा, इस सवाल का मतलब भी समझिए थोड़ा। इस सवाल का मतलब है कि देखो, एक गाड़ी है जिसका मास 1500 kg दिया गया है और वो इधर, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि वो इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव में दिया है। इसका मतलब है कि गाड़ी बाद में जाके अपने आप को रोक ले रहा है, और रोक ले रहा है मतलब उसका वेलोसिटी घट रहा है ना, और जब भी वेलोसिटी घटता है तो एक्सेलरेशन आपका यानी कि रिटार्डेशन होता है और वो नेगेटिव में आता है। और जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में आया तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको किस में आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। मतलब कि गाड़ी आप इधर की ओर चला रहे हैं तो आप ब्रेक मारेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट का मतलब है नेगेटिव, इसीलिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी नेगेटिव में ही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपका बन गया। आगे बढ़िए, फिर सवाल नंबर 8 हो गया, सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ा जाए। सवाल नंबर 9 देखिए क्या है। सवाल नंबर 9 तो बेसिकली आपका एमसीक्यू है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो m दिया गया है, ठीक है, और मूविंग विथ अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो कितना है भाई? मूविंग विथ अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी = v दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मोमेंटम पूछा गया, तो आपको सिंपल से मालूम है क्या होता है, P = mv। तो mv आपका कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए जरा। mv आपका ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से डी वाला, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, हाँ बिल्कुल सही। तो यही होता है हमारा मोमेंटम का, बड़ा सिंपल था। m मतलब मास मतलब m, वेलोसिटी मतलब स्मॉल v, और मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 के बाद 10 पे आइए, सॉल्यूशन नंबर 10। जो न्यूमेरिकल्स होगा केवल वो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10 में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमको लग रहा है ये है। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? चलिए, आप इस सवाल में ना ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपली आप ये समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। और ये लकड़ी का टुकड़ा मतलब छोटा सा नहीं है कि आप उसको उठा के वहां रख दिए, नहीं, थोड़ा सा भारी है, बड़ा है। तो मान लीजिए कि आपका वुड है, मतलब कि बहुत बड़ा लकड़ी है आपका, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम खड़े हैं
यहाँ पे हम खड़े हैं और हम इसको इधर धक्का मार रहे हैं। देखो यहाँ पे ना सवाल को आप पढ़िए, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट का खूबसूरती क्या है, एक बार पूरा पढ़ते हैं आप इसको समझिएगा, ठीक है। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। वी इंटेंड का मतलब हुआ कि हम इसको धक्का जो है ना मारना चाहते हैं, कितने का, 200 न्यूटन का, या फिर धक्का मार रहे हैं, आप ऐसा भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पे पूछा यह गया कि देखो आपके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का ये टुकड़ा रखा हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सवाल में जो कहा है उसको छोड़ो ना, पहले जहां पे देखो लकड़ी का टुकड़ा है बहुत बड़ा, इसको हम 200 न्यूटन फोर्स के साथ धक्का मारना चाहते हैं या फिर मार रहे हैं, आप ये भी समझ लीजिए। तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा इस लकड़ी पे, आप फोर्स कितने का लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। तो बताइए इस पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स फिर कितना लगेगा, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स भी तो उतना ही ना लगेगा, क्योंकि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना फोर्स आप लगाइएगा उतना ही फोर्स हमारा पीछे की ओर लगता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। तो वही बात है, यदि आप 200 न्यूटन फोर्स आप इधर से उधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका 200 न्यूटन ही होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो वो भी आपका 200 होगा। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन भी लिख दीजिएगा कितना होगा। क्या पूछा गया था सवाल में, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 200 न्यूटन, और आप चाहे तो यहाँ पे नेगेटिव का भी साइन लगा दीजिएगा। हालांकि नेगेटिव का साइन नहीं भी लगाइएगा ना तो समझ में आ रहा है कि आपने बात किसके बारे में किया है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात किया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही होता है नेगेटिव। आप यहाँ पे चाहें तो माइनस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आगे होगा, यही हो गया आपका। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें आपका 200 न्यूटन होगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स आपका बैकवर्ड की ओर लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 10 के बाद 11 नंबर जो सवाल है ये थोड़ा सा थ्योरी वाला सवाल है, आप इसको देखिएगा और नहीं समझ में आएगा तो आके आपसे क्लास में पूछेगा आप लोग, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से सवाल नंबर आपका 11 उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में लंबा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। नहीं बने तो फिर हम बताएंगे। सवाल नंबर 12 में आ जाइए। सवाल नंबर 12 में, हाँ चलिए 12 हमारा न्यूमेरिकल है, 12 नंबर। 11 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है ना। 12 में क्या कहा गया पहले समझिए। इसमें कहा गया है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। एक हॉकी बॉल है, जो कि हॉकी बॉल में, हॉकी में जो बॉल छोटा सा इस्तेमाल होता है ना, हाँ व्हाइट कलर का जो होता है, उसका मास दिया गया है 200 ग्राम। इट मीन्स 200 बाई 1000 kg में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके आगे बढ़ते हैं। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. मतलब इसका समझिए थोड़ा सा, हम इसको डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हॉकी का पूरा ग्राउंड है पूरा, और यहाँ पे हमारा एक हॉकी बॉल रखा हुआ है, ये हमारा हॉकी बॉल है, ठीक है। और ये हमारा एक हॉकी स्टिक है, कुछ ऐसा ही होता है ना, हॉकी स्टिक कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे पकड़ने वाला होता है, और हॉकी बॉल थोड़ा सा ऐसा ही होता है लगभग। इसको ये क्या कर रहा है, ये जो है मेरा, इसने इसको मारा और ये इधर की ओर जाना शुरू कर दिया, मतलब कि यहाँ पे मेरा बॉल आ गया। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हॉकी प्लेयर था, चलो आपको यदि थोड़ा सा 3D की तरह समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का है जो कि जिसके हाथ में एक हॉकी स्टिक है, वो क्या किया, इस हॉकी बॉल को मारा और हॉकी बॉल हमारा लुढ़कते 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 वो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया। तो जब पहली बार मारा ना
तो जब पहली बार मारा तो उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा हॉकी प्लेयर आया, वो यहां पे है, वो यहां पे है, और उसके हाथ में भी हमारा एक हॉकी स्टिक है। उसके हाथ में भी एक हॉकी स्टिक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो दोबारा इस हॉकी बॉल को इसी पोजीशन पे लाना चाहता है। मतलब कि ये मार रहा है इधर की ओर और ये मारना चाह रहा है इधर की ओर। इसका मतलब हो गया कि इसने जब मारा हॉकी बॉल को वो यहाँ पे आया, और जब ये मार रहा है तो वो यहाँ से यहाँ पे आएगा। लेकिन दोनों के मारने का जो मतलब कि बॉल का जो रफ्तार था, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग था। इसने मारा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन इसने मारा मात्र 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसका मतलब है कि जब इन्होंने मारा होगा तो हॉकी बॉल मेरा जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, और जब ये मारा तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा समय दोगुना लेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसका क्या है, कम है। धीरे से मार रहा है वो, तो धीरे धीरे पहुँचेगा, ठीक है। चलो अब समझिए ध्यान से, मास आपके पास कितना था, 200 सॉरी कितना था मास इसमें, हाँ 200 ग्राम था। तो 200 को हमने केजी में कन्वर्ट किया। अब जब इसने मारा उधर तो ये वेलोसिटी हमारा किस में होना चाहिए, जरा बताइए तो, पॉजिटिव वेलोसिटी होना चाहिए। लेकिन जब इसने मारा रिवर्स बैक मारा तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारा नेगेटिव है। बस यही चीज आपको हम समझाना चाहते थे डायग्राम के थ्रू। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, आराम से बन जाएगा। क्या निकालना आपको इसमें, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिए। तो चलिए पहले निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले निकालते हैं, चलो सबसे पहले आप निकालना चाहते हो, इसके लिए निकाल देते हैं पहले। आप इसको B1 मान लीजिए, यानी कि पहला वाला बॉल, और आप इसको B2 मान लीजिए, दूसरा वाला बॉल, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर लो मोमेंटम के लिए P1 इक्वल्स टू mv, ठीक है ना। तो P1 का मतलब हो गया पहला वाला मोमेंटम, यानी कि बॉल पहले वाले बॉल के लिए बात कर रहा है। तो इसको आप निकालेंगे तो P1 आपका कितना आएगा, 200। देखो इसमें मास में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि गेंद हमारा एक ही है, ठीक है। इनटू वेलोसिटी कितना था पहले वाले में, 10 था। ये बात समझ में आ रही है। ये पहला वाला बॉल का मतलब हो गया मोमेंटम हमारा पहला वाला। P2 के लिए हम दूसरा वाला निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा इससे ये कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो P1 कितना आ गया, 2 kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से निकालता था हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब P2 के लिए काम कर लीजिए आप, यानी कि मोमेंटम दूसरे के लिए। मास तो सेम रहेगा, इनटू वेलोसिटी कितना 5, लेकिन 5 कैसा, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी हमारा इसमें नेगेटिव था। नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं ना ताकि क्योंकि ये हमारा पीछे की ओर बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि आप इसमें काटना चाहेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0। हाँ, ये 5 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 1 बार में कट जाएगा। तो नीचे में कुछ बचा नहीं आपका, ऊपर में आपका क्या बच गया, माइनस था ना, तो -1 बच गया। तो अब आपको निकालना है इसमें चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे आइए, हैंड्स चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू, देखिए चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप P2 माइनस P1 मत समझिए, P2 और P1 माइनस क्यों नहीं समझिए, क्योंकि हम लोग हमेशा चेंज कब निकालते हैं, मतलब कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, है ना। तो इसमें हमारा बड़ा वाला कौन है, P1 है, छोटा वाला कौन है, P2 है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा माइनस में, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से छोटा ही है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2, सॉरी माइनस होगा ना, P1 माइनस P2। अब यहाँ पे आप निकाल लो, P1 आपका है 2 माइनस P2 का वैल्यू कितना है
-1। तो कितना आएगा 2 + 1 = 3। यही हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। और चूंकि आप मोमेंटम निकाल रहे थे तो आप यहाँ पे kg/s लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर चेंज इन मोमेंटम तो हमेशा P2 - P1 निकलता है, नहीं। यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है वैल्यू से, हमको किसका वैल्यू बड़ा है और किसका वैल्यू छोटा है। तो वैल्यू इसका बड़ा है तो हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करके हम लोग चेंज निकालते हैं। और याद कीजिए आप हमेशा उस मोशन चैप्टर में क्या करते थे, चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते थे, v - u करते थे। v - u करते थे, इसका मतलब था कि v आपका हमेशा ज्यादा होता था और u आपका हमेशा कम होता था। और मान लीजिए यदि v आपका कम भी है तो फिर भी तो हम लोग वैसे ही करते थे। मतलब यहाँ पे आप ये देखिए कि वैल्यू हमारा कौन सा बड़ा है। हो गया बात। तो ये आपका निकल गया चेंज इन मोमेंटम। और सवाल नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। 12 के बाद हमारा है 13 नंबर है। चलिए टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं। 13 नंबर से कल कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो हमारा बच गया, कितना बच गया, 13, 14, 15, 16, 17, जो इसमें न्यूमेरिकल्स होगा वो हम लोग बना लेंगे कल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे। तो आज हम लोगों ने 12 तक में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। और अगले वाले क्लास में कुछ हमारा और इसमें बच रहा है जिसको भी हम लोग करके अगले वाले क्लास में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। किसी भी प्रकार के सवाल में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।